Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Paul Thottam, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद पॉल। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर A.K. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस, जिन्हें आप तक ला रहे हैं पॉल थॉटम। Sensex surges 379 points, Nifty jumps 124 points, Rupee strengthens 42 paise against the dollar. Allahabad Bank, ICICI Bank and Yes Bank are penalized for non-compliance of directions by banking regulator RBI, and US decision to withdraw India's name from the generalized system of preferences list will not have any significant impact on the country's exports, says Commerce Secretary. सेंसेक्स में आया 379 अंकों का उछाल, निफ्टी 124 अंकों की तेजी में रुपया डॉलर के मुकाबले 42 पैसे मजबूत हुआ। इलाहाबाद बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और येस बैंक पर निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंकिंग नियामक आरबीआई ने लगाया जुर्माना, और जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जीएसपी से भारत का नाम हटाने के अमरीकी फैसले से देश के निर्यात पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहा वाणिज्य सचिव ने। शेयर बाजारों में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.1% के उछाल से 379 अंकों की तेजी दर्ज करता हुआ 36,443 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.1% की ही बढ़त से 124 अंकों की तेजी दर्ज करते हुए 10,987 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन सेंसेक्स से भी कहीं बेहतर था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 2.1% के उछाल में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 3.1% की भारी तेजी दर्ज हुई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange jumped 379 points or 1.1% to close at 36,443. The Nifty at the National Stock Exchange surged 124 points or 1.1% to 10,987. The broader market outperformed the Sensex, with the BSE Mid-Cap Index shooting up 2.1% and the Small Cap Index spurting 3.1%. Market breadth on the BSE was strong, with 4 advancing stocks for every single loser. Among sectoral indices on the BSE, the auto index shot up 3.1%, the oil and gas index jumped 2.8%, the metal index climbed 2.5%, the consumer durable index advanced 2.4%, the realty index rose 2%, the power and banking index added 1.9%, the telecom index gained 1.3%, capital goods index moved up 1.2%, healthcare index added 1%, and the FMCG index climbed 0.9%. But the IT index fell 0.9% and the tech index shed 0.7%. Among Sensex stocks, Tata Motors surged 7.7%, Hero MotoCorp jumped 4.6%, Axis Bank spurted 4.1%, ONGC surged 4%, Coal India jumped 3.4%, Tata Steel climbed 2.8%, and NTPC advanced 2.8%, while Reliance also gained 0.8%. Among Sensex losers, Infosys fell 1.2%, Hindustan Unilever shed 0.6%, TCS slipped 0.2%, and Larsen & Toubro dropped 0.2%. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 42 पैसे मजबूत हुआ और $1 की कीमत 70 रुपए 49 पैसे दर्ज हुई। क्या कहेंगे आप मिस्टर भट्टाचार्य, जो हमने आज तेजी देखी है चौतरफा बाजार में, ब्रॉडर मार्केट में भी तेजी है, फ्राइडे को भी बाजार बढ़ा था, क्या आपको मूल कारण दिखाई देते हैं इस तेजी के बाजार में? आई थिंक जो अभी तक हमने को दिखने को मिला पिछले कई हफ्तों में, जो एक अनसर्टेन एक वातावरण था मार्केट में, वो मुझे लग रहा है कि आस्ते आस्ते दूर जा रहा है और मुझे लग रहा है कि मार्केट को भी थोड़ी बहुत
सेंस ये मिल रही है कि शायद राजनीतिक हवा एक स्टेबल सरकार गठन करने में सफल हो। उसीलिए जो हमने देखा ये ब्रॉड बेस्ड रैली है मेरे हिसाब से। अगर आप देखें तो जो मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में वो जो इंडेक्स काफी नीचे जा रही थी वो आज 3% स्मॉल कैप इंडेक्स, 2% मिड कैप इंडेक्स में बढ़त आई है। और ये काफी ब्रॉड बेस्ड है, बैंकिंग में है, मेटल्स में है, ऑटो सेक्टर में है। टाटा मोटर्स में ऑफ कोर्स उसका खबर आया कि उसका बेचने का जो खबर है, जो यूके कंपनी लैंड रोवर कंपनी को नहीं बेचेगी, उसका खबर के खंडन करने से काफी टाटा मोटर्स में तेजी आ गई। तो ओवरऑल एक गुड न्यूज का एनवायरनमेंट है, इसीलिए मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी आई है आज। We joined online Rajiv Nagpal, stock expert. Very welcome to the program, Rajiv. Thanks. Rajiv, you just heard the story. We've got a beautifully looking packed up Sensex doing pretty well. What is your take? Let's take that opinion first to start with. Well, I think more than the Sensex, what probably made more number of people happier would be that large number of mid and small cap stocks which have been beaten down badly for the last 1.5 years were able to raise their head probably for the third day in a row, which has not happened in last 6-8 months, that we see a sustained up kind of up move. The market breadth was good. Probably that indicates some kind of because the valuation got corrected in last 1 year, there is some kind of a buying and hope that valuations have reached where the risk reward ratio now goes in the favor of people who are willing to take the risk in terms of event risks which are there in front of us, and also some kind of a price risk. Probably it appears to be the case of, I don't know, the data for today has still not come, but probably the deliverable ratios to the total trade ratio would be higher in most of the stocks today. तो राजीव, आपको लगता है कि ये जो रैली है जो हम देख रहे हैं फ्राइडे से शुरू हुई और आज जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत ही ब्रॉड बेस्ड रही है, ये पिछले दिनों में भी मिड कैप और स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है, इससे इंडिकेशन मिलती है कि ये रैली शायद सस्टेन रहेगी? देखिए, वो अभी कहना मुश्किल होगा, बिकॉज रैली सिर्फ डोमेस्टिक फैक्टर्स पे नहीं है, देयर आर मेनी अदर इंटरनेशनल फैक्टर्स जिस पे रैली डिपेंड करती है। बट अभी अगर तक देखेंगे कि अगर सस्टेन करने को, अगर आप कहते हैं शायद कल सस्टेन करेगी, परसों करेगी, मे बी थोड़ा सा करेक्शन के बाद फिर थोड़ा सा करेगी, बट कुछ भी चीज सस्टेन करने के लिए प्रॉब्ली आई थिंक विल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम फॉर ग्लोबल पिक्चर्स टू गेट क्लियर, बिकॉज अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा चाइना के उसमें। एंड देन वी ऑल्सो हैव टू रियलाइज इन इंडिया द बिगेस्ट ट्रबल पॉइंट इज द ऑयल प्राइसेस। वो एक स्टेटमेंट के बाद नीचे आ गए, डू दे सस्टेन on the lower side? अगर वो sustain करते हैं, then the probability becomes higher of this rally sustaining. So otherwise, then if it does not kind of sustain, then I think oil probably would be a factor which needs to be watched before we can actually reach a conclusion it's sustainable for a longer period of time. Rajiv, the Nifty today almost touched the 11,000 mark. Do you expect it to touch 11,000 tomorrow, keeping the current sentiment in mind? And if that happens, do you think there'll be that's just 13 points away. I mean, technically, the closing figure is 10,987. So a gap up opening, if everything is fine in US market by end of the day, I think, that's just a formality. But to me, 11,000 is a number. Index largely should and is irrelevant, for most of the people, because how does it matter what 50 companies are doing? 11,000, 11,500 is just a number. आपसे रिक्वेस्ट करेंगे राजीव, एक दो सेक्टर्स पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे, लेकिन एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। राजीव, ऑटो इंडेक्स आज सबसे ज्यादा बढ़ने वाला क्षेत्र रहा। कैसे आप देखते हैं ऑटो क्षेत्र की अभी की स्थिति को, जो लेटेस्ट सेल्स फिगर्स आई हैं, एंड आगे क्या प्रोस्पेक्ट है?
देखिए, ऑटो में जो जहां तक स्टॉक्स बढ़ने की बात है, अगर आप देखेंगे पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा जो सितंबर में IL&FS का क्राइसिस आया था, उसके बाद जो सबसे बड़ा हिट मिला था तो वो ऑटो क्षेत्र ने लिया था। बिकॉज जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है कि ऑटो क्षेत्र की जो सेल्स होती है वो क्रेडिट पे ज्यादा होती है। वो जो प्रॉब्लम हुई थी वो सॉल्व होनी शुरू हो चुकी है। इट्स नॉट दैट हम पूरे प्रॉब्ली अगस्त या जुलाई के लेवल पे है, but the performance despite all this is better. It is not at the same, and a part of that cyclical this thing is going to play up in the auto. So in short term probably we might see some more up move in auto stocks, and that is one sector where probably for all the problems to get over, because inventory level are still apparently very high at the dealer end. I think it will take another couple of months before we see जो numbers हैं ऑटो के सेल्स के वो बिल्कुल बेहतर आने शुरू हो। लेकिन उससे ये जरूरी नहीं है कि जब तक वो बेहतर नहीं आएंगे तब तक स्टॉक नहीं बढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है कि ऑटो क्षेत्र में एक प्रॉब्लम थी और वो प्राइसिंग करके शायद स्टॉक बेटर परफॉर्म करे टिल द टाइम नंबर्स आए। राजीव, फरवरी में अगर हम देखें तो जो एफपीआई है उनका नेट इनफ्लो स्टॉक मार्केट्स में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। आपको लगता है कि जो विदेशी पैसा है अब वो शायद हम सस्टेन्ड उसका एक प्रवाह देख सकते हैं भारतीय बाजार में? ठीक है, उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट दो चीजें हैं। एक तो पूरी इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आया है। सो अगर आप देखेंगे कि कितना पैसा इंडिया को मिला एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, अगर इतना ही पैसा ये पिछले साल आया होता तो उसमें आई थिंक इंडिया शेयर स्लाइटली लेस दिस टाइम ऑफ द ईयर, थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू अर्लियर, क्योंकि टोटल पैसे का फ्लो देखें आई थिंक सस्टेन करेगा बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज हायर, क्योंकि बाकी जगह इतना जो पिछले 4-6 महीने बाकी इमर्जिंग मार्केट्स की आउट परफॉर्मेंस रही है, दैट हैज अगेन ब्रॉट उन मार्केट्स को थोड़ा सा एक्सपेंसिव जोन में, एंड उन मार्केट्स में इतनी लिक्विडिटी नहीं है जितनी इंडियन मार्केट्स में। हम शायद भूल जाते हैं कि द नंबर ऑफ स्टॉक्स विच आर लिस्टेड इन इंडिया इज फार हायर देन दोज इमर्जिंग मार्केट, इवन पुट टुगेदर। तो पैसा तो आएगा, बट आई थिंक देर आर सम इवेंट्स विच दे आर प्लान्ड ओवर लेट्स से अनदर 2-3-4 मंथ्स। जस्ट कैसे वो पैन आउट करते हैं, इट विल डिपेंड ऑन दैट, एंड मोर इम्पोर्टेंटली द स्टेबिलिटी इन रूपी इज अ फैक्टर। अगर रूपी स्टेबल रहता है देन द फ्लो प्रॉब्ली वुड ऑल्सो स्टे एट द सेम लेवल और प्रॉब्ली इंक्रीज। Rajiv, purely as a stock expert, do you think there'll be short covering tomorrow if the index sustains this kind of rally? Well, I think a part of the up move today was because of the short covering, because nobody was expecting that by end of the day Nifty was going to go up like this, and I don't know. I haven't seen the data for the day. I haven't seen the open interest position how they have panned out. I think there is likely to be some kind of panic, but one thing is that we are close to the level where we have been. This would be the 6th time in last 3 months we would be going back to the same level. Now it has to be seen whether there are a lot of still short pushing built in the market. If there is a panic, I think there is a possibility of a short squeeze happening. If not tomorrow, then probably on Wednesday on Thursday when the weekly settlement takes place. बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत चर्चा के लिए राजीव। श्रोताओं, ये थे राजीव नागपाल, बाजार विशेषज्ञ, जो बाजार के आज के चरण पर हमसे बातचीत कर रहे थे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का रुख कर लेते हैं। वॉल स्ट्रीट में कल रात आई गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। चीन ने आर्थिक वृद्धि के अपने लक्ष्य को कम कर दिया और अमेरिका के साथ व्यापार और टेक्नोलॉजी पर मतभेद के बीच लड़खड़ाती चीनी अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए करों में भारी कटौती की घोषणा की। चीन ने वर्ष 2019 के लिए वृद्धि के अपने लक्ष्य को पिछले वर्ष के करीब 6.5% से घटाकर 6 से 6.5% तय किया है। जापान का निकेई सूचकांक 0.4% के नुकसान में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी प्रत्येक 0.5% की गिरावट में रहे। हालांकि चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.9% की बढ़त में रहा और हांगकांग का हैंगसेंग मामूली वृद्धि पर बंद हुआ। यूरोप की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक प्रमुख सूचकांकों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। निवेशकों की नजर विश्व भर में विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों पर टिकी हुई थी। 29 मार्च की ब्रेक्सिट लागू होने की अंतिम तिथि से पहले समझौते में खामियों को सुलझाने के प्रयास के तहत यूके और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि ब्रसल्स में मुलाकात करने वाले हैं। खबर लिखे जाने तक लंदन का फुटसी 0.4% की बढ़त पर था। जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का कैक दोनों 0.2% की वृद्धि में थे। The U.S. markets on the Wall Street key indices
ended lower yesterday, weighed down by a weak U.S. construction spending report and declines in healthcare shares, as an initial rally on optimism over a U.S.-China trade deal faded. U.S. construction spending unexpectedly fell in December as investment in both private and public projects dropped, leading economists to expect that the government will trim its economic growth estimate for the fourth quarter. Healthcare was the biggest declining major S&P 500 sector, sinking 1.3%. So the Dow Jones Industrial Average dropped 207 points or 0.8% to close at 25,820. The S&P 500 lost 11 points or 0.4% to end at 2,793, and the Nasdaq Composite fell 18 points to 7,578. मिस्टर भट्टाचार्य, चाइना ने अपना जो इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट है वो कम कर दिया है. यूएस में भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट कम करेंगे. चीन ने जो मैसिव टैक्स कट्स दिए हैं सपोर्ट करने के लिए चाइनीज इकोनॉमी को, आपको लगता है पैनिक मोड में अभी क्या है अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी? देखिए, मैं इसको पैनिक मोड नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो आईएमएफ का जो ग्लोबल फोरकास्टिंग ग्रोथ फोरकास्ट किया गया था साल के शुरू में, मैं समझता हूं कि जो चीज अभी हो रहा है वो उसी को मद्देनजर रखते हुए नए ग्रोथ एस्टिमेट्स आ रहे हैं. और जो चाइना की जो बात करें, मैं समझता हूं कि जो पहले जो डर जो ये था कि चाइना का ग्रोथ रेट अचानक नीचे आ जाएगा, चाइना ने एक बहुत ही एक कैलिब्रेटेड एक सॉफ्ट लैंडिंग की तरह धीरे धीरे जो ग्रोथ रेट का वो नीचे ला रहे हैं. और जो उन्होंने टैक्स इंसेंटिव का जो दिया है उसका पर्पस यही है कि जिससे कि जो इस वक्त का जो ग्रोथ एस्टिमेट है जिससे कि और नीचे न जाए, क्योंकि अगर और नीचे जाएगा उसमें इकोनॉमी पैनिक मोड में जा सकती है. उसको प्रिवेंट करने के लिए ही जो चाइनीज इकोनॉमी जो विश्व की सबसे दूसरी बड़ी अर्थनीति है, तो मैं इसको पैनिक मोड में नहीं कहूंगा. हालांकि इसको एक बहुत ही एक समझे सुलझे हुए एक नेता की तरह इन्होंने देश की अर्थनीति की जो वृद्धि दर में जो धीमीपन आएगी उसको मैनेज किया है. और दूसरा जो एक प्रेशर पॉइंट है इंटरनेशनल, अगर हम सिचुएशन देखें, मार्च 29 ब्रेक्सिट का जो डेडलाइन है वो एकदम पास आ रहा है. अगर नो डील, पहले तो ये बताएं आप कि नो डील ब्रेक्सिट के आपको कितने चांसेस लगते हैं, और अगर ऐसा होता है तो जो 700 भारतीय कंपनियां हैं ब्रिटेन में, उन पर किस तरह का असर पड़ेगा? हमारे लिए क्या इसके इम्प्लीकेशंस, ट्रेड इम्प्लीकेशंस होंगे? देखिए, दो जो संभावना है इस वक्त, एक तो है कि नो डील ब्रेक्सिट, उसमें मुझे लगता है कि बहुत ही जो अनिश्चयता जो आएगी वो बढ़ेगी. पर और एक जो एक संभावना है वो है कि एक दूसरा रेफरेंडम, और मैं मानता हूं कि दूसरा रेफरेंडम की बात भी जो टेबल में है इस वक्त, और ये एकदम नामुमकिन नहीं होगा कि दूसरा रेफरेंडम ना हो. तो पर अगर नो डील ब्रेक्सिट हुआ, ब्रिटिश अर्थनीति के लिए भी खराब खबर है ये. और जो अर्थनीतियां भारत को इंक्लूड करते हुए जिनके साथ ब्रिटेन का एक इकोनॉमिक रिलेशंस है, मार्केट्स है, एक्सपोर्ट्स है, और हमारे बहुत सारे कंपनियां, जैसे आपने कहा 700 कंपनियां हैं, तो उनके लिए एक अनिश्चयता का दौर, क्योंकि उनका जो एक्सेस है ईयू कंट्रीज में वो बहुत रेगुलेशंस के दायरे में आ जाएगा. जी. Before we take this discussion, let's take a commercial break. Invest in government bonds. A safe, long-term investment. Invest through the NSC GoBid mobile app. Minimum investment of just ₹10,000. Download the app today. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है. बैंकों से जुड़ी कुछ खबरें हैं हमारे पास. The Reserve Bank of India has imposed a fine of 2 crore rupees on Allahabad Bank for non-compliance of directions with regard to Nostro accounts. The state-owned lender said today. A Nostro account is an account that a bank holds in a foreign currency in another bank. Private sector lender ICICI Bank too has been slapped with a fine of 1 crore rupees for delay in compliance with directions related to global messaging software SWIFT. Yes Bank also informed about a fine of 1 crore rupees for non-compliance of directions on SWIFT.
बैंकिंग क्षेत्र से ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज अपनी प्रमुख ऋण दर में 0.1% की कटौती की, जिससे आवास ऋण, ऑटो ऋण और अन्य ऋण सस्ते हो जाएंगे। बैंक ने 1 वर्ष तक की सभी अवधियों के लिए ऋण दरों में 10 आधार अंकों की कटौती की है। नई दरें 7 मार्च से लागू हो जाएंगी। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स पर आधारित ऋण दर MCLR 24 घंटे की अवधि के लिए 8.25% और 1 महीने की अवधि के लिए 8.3% कर दी गई है। 1 वर्ष की अवधि के लिए MCLR 8.75% से कम कर 8.65% की गई है। गौरतलब है कि अधिकांश रिटेल लोन 1 वर्ष के MCLR के अनुरूप तय किए जाते हैं। ये जो ट्रांसमिशन है, ये हमेशा जब भी RBI दरें घटाती है तो बहुत एक धीमी दर से होता है। आपको लगता है कि अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, एक अच्छी खबर है? ये जरूर अच्छी खबर है, क्योंकि जब पिछले जो द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो 25 बेसिस पॉइंट्स की जो रेपो रेट का कमी की थी, उसका वो इमीडिएट इम्पैक्ट हमें दिखने को नहीं आया था। और उसका कारण यही दर्शाया गया था कि जो ट्रांसमिशन में थोड़ी समय लगता है। मैं मानता हूं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो एक लीडिंग बैंक है पब्लिक सेक्टर में, जो कि हाउसिंग सेक्टर में इनका काफी प्रेजेंस भी है, अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में ज्यादातर, तो इस जो 10 बेसिस पॉइंट्स के से एक सेंटीमेंट में जरूर बदलाव आएगा और एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर और बैंकों के ऊपर आएगा, क्योंकि ये तो एक मार्केट है। तो अगर एक बैंक अपनी जो ऋण की जो इंटरेस्ट रेट जो है उसको कम करे, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये होगा कि और भी जो बैंक जो है इसी मार्केट में जो हैं वो भी इन्फ्लुएंस्ड होंगे कि किस तरह से उनका भी रेट कम किया जाए। उससे एक सामग्रिक एक जरूर एक अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एट रीजनेबल कॉस्ट फॉर हाउस होल्ड सेक्टर, ऑटो सेक्टर, और इसकी जो इम्पैक्ट होगी इकोनॉमी में वो हम परहैप्स दूसरे क्वार्टर में देख सकेंगे, क्योंकि ऑटो सेल्स में थोड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि ऑटो सेल्स अभी तक तो काफी धीमी चल रही है। जो हाउसिंग में भी जो रूरल हाउसिंग तो ठीक चल रहा है, पर अर्बन हाउसिंग में कोई तेजी अभी तक नहीं आई है। तो शायद ये जो एक ट्रेंड चालू होगा वो शायद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हाउसिंग और ऑटो सेक्टर में और उसके जरिए ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ में भी एक अच्छा असर डाल सकता है। AKB, I'll take your attention back to non-compliance of banks. We all know that normally this could be a clerical issue, but why does it become really a story when RBI starts to penalize banks? What does it signal primarily? Well, let me draw your attention to the fact that the RBI in the last 2 months have levied this kind of fines not once but twice before. They did it in January, they did it in February, now this is the third time. And every time they're doing it, it is because of compliance issues. And this time, I will directly relate these compliance issues, to what happened in the case of the Punjab National Bank scam, which pertained to maintaining an account in a foreign country, in foreign currency, in a different bank, which is used for making payments to a third party. Now, the issue with Allahabad Bank is that there is a detailed procedure in place which RBI mandates that reconciliation of these accounts must take place on a regular, frequent basis. Now, it seems that Allahabad Bank has failed to honor that procedure, that the reconciliation of payments or receipts or deposits should be made immediately and on a real-time basis. If similarly, ICICI Bank or Yes Bank, the same issues of SWIFT. SWIFT is also an international payment mechanism where reconciliation is very, very important. If you don't do the reconciliation, then there is a possible risk that may arise later on. So I think learning from the PNB scam, Reserve Bank of India, which is the central bank, which is the regulator also for these banks, has become very, very proactive. And which is why, as I said, that you have seen not just one action, but a similar action in February and another action in January.
Commerce Secretary Anup Vadhavan today said U.S. decision to withdraw India's name from the Generalized System of Preferences GSP list will not have any significant impact on the country's $5.6 billion exports to the U.S. Briefing media in New Delhi, the Secretary said economic value of GSP benefits are very moderate. He added that India's relation remains strong with USA and discussions will go on. US will terminate GSP in 60 days. Mr. Vadhavan further stated that India has very deep-rooted ties with the US and all the issues in the trade domain are on the table for discussions. He stressed that India will not compromise on affordability of medical devices. He said India's efforts was to balance the affordable prices of the medical devices without compromising on public welfare. Mr. Bhattacharya, अगर आप briefly बताएं कि ये generalized system of preferences क्या है और इससे हमारा जो उन्होंने कहा है कि हम बाहर हो जाएंगे यूएस ने, क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है इकोनॉमी के लिए? देखिए, जो जनरलाइज सिस्टम्स ऑफ प्रेफरेंसेस जो है वो यूएस काफी उनके देशों को ये एक फैसिलिटी देती है, जिस फैसिलिटी के दरमियान जो जीरो ड्यूटी इंपोर्ट्स यूएस अलाउ करती है। इंडिया भी जीएसपी के बेनिफिशियरी है, जैसे बहुत सारे देश हैं वो भी जीएसपी के बेनिफिशियरी हैं। जीएसपी से मेंबरशिप से आप यूएस तभी निकालती है, दो कारण देती है। एक तो है ट्रेड रिलेटेड इश्यूज होती है, उसमें वो कहते हैं कि एक रैशनल इक्विटेबल एक्सेस मिले, और दूसरा होता है कि अगर आपकी अर्थनीति का ग्रोथ रेट इतना बढ़ जाए कि आप उसके हकदार नहीं होते हैं। इंडिया के लिए उन्होंने कहा कि आपकी ट्रेड फैसिलिटीज ठीक नहीं है, आप हमें इंपोर्ट इस तरह से एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि $5.6 बिलियन की एक्सपोर्ट्स इंडिया की यूएस में ये क्षतिग्रस्त रिस्की हो सकती है। ये करीबन हमारी इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएस में वो करीबन 10% है, तो ये काफी है। हालांकि जो रेवेन्यू लॉस जो है वो सिर्फ 190 मिलियन की है, पर हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्री जो है इसका बड़ा फायदा उठाएंगे और इंडिया की एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत हानि तो जरूर आ सकती है। Let's take a quick look on the oil market. Brent crude oil fell towards $65 a barrel today, pressured by the restart of Libya's biggest oil field and on expectations of an increase in U.S. crude inventories. Brent crude fell 62 cents to trade at $65.05 a barrel. U.S. crude oil futures slipped 44 cents to $56.15 a barrel. Oil also slipped on forecast that the latest round of U.S. inventory reports will show rising crude stockpiles. उधर दिल्ली सराफा बाजार में सोना 320 रुपए की भारी गिरावट से 33,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 450 रुपए की गिरावट से 39,500 रुपए प्रति किलो दर्ज हुई। ब्रीफली बताएंगे कि ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या उसकी प्राइसेस कंट्रोल में रहने की हम आशा कर सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, अब जो अगले जो पिछले जो हफ्ते जो आ रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से तेलों के दामों में थोड़ी बहुत एक अनसर्टेनिटी रहेगी, पर मुझे ये नहीं लग रहा कि ये ऐसी अनसर्टेनिटी होगी कि तेलों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा गिर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत चर्चा के लिए मिस्टर भट्टाचार्य। थैंक यू। Thank you, AKB. Before we close, a reminder of the headlines. Sensex surges 379 points, Nifty jumps 124 points, rupee strengthens 42 paise against the dollar. Allahabad Bank, ICICI Bank and Yes Bank are penalized for non-compliance of directions by banking regulator RBI. And US decision to withdraw India's name from the Generalized System of Preferences list will not have any significant impact on the country's exports, says Commerce Secretary. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.